हेलो दोस्तों, कैसे हो? बेचैनी सी हो रही है कि आज पता नहीं क्या सोचा था और क्या हो गया। देखो, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो ज़िंदगी में आती रहती हैं, जाती रहती हैं। हर परिस्थितियों का सामना करना भी पड़ता है। तो इन चीज़ों से आपको घबराने की, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कि मेहनत करती रहनी चाहिए, कभी न कभी सफलता मिलेगी। लेकिन हमने इतना प्रयास करने के बाद में भी जो आज का रिज़ल्ट देखा, वो अपने को हज़म नहीं हो रहा है। और सही बात ये है। तो देखो, आज की जो केस की जो शुरुआत हुई है, वो सबसे पहले एसओजी ने 71 जनों की जो चार्जशीट है, वो कोर्ट में पेश की। तो जैसा हमने बोला कि आपने जो 71 जनों को पकड़ा है, तो क्या आगे भी आप जांच जारी रखना चाहते हो या फिर जांच पूरी हो गई? तो एसओजी ने स्पष्ट किया कि हमारी जांच पूरी हो चुकी है, हम आगे जांच जारी नहीं रखना चाहते। हमने अपनी चार्जशीट में 71 जनों को अरेस्टेड कर लिया है। तो यहाँ से एसओजी की बात ख़त्म। एसओजी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी। ठीक उसी के बाद में फिर जो एबीवीपी का केस था, वो सीबीआई जांच से रिलेटेड था। और उसके जस्ट बाद में फिर ये रीट एलेवन का जो पेपर था, वो रद्द वाला जो चल रहा था, उसका भी मैटर था। तो जज साहब ने सीबीआई जांच को भी मना कर दिया और एल1 रद्द के लिए भी मना कर दिया। मना क्यों किया वो सुनो। एल1 के वकील ने बोला कि सर कि जब एल1 के और एल2 के दोनों पेपर एक ही जगह पर रखे हुए थे, तो एल2 का पेपर आउट हुआ है, ठीक है। अब ऐसा कौन सा ईमानदार चोर आ गया जो एल1 का पेपर नहीं ले गया और एल2 का पेपर ले गया? ये कभी संभव हो सकता है क्या? और ये चीज़ तो अपन भी जानते हैं कि ये चीज़ संभव नहीं हो सकती। तो जज साहब ने बोला कि आपके पास में क्या सबूत है कि एल1 का पेपर आउट हुआ है? कोई व्हाट्सएप पर बताइए या फिर कोई भी लाभार्थी बताइए। ऐसे तो एसओजी ने अभी तक एक भी जने को नहीं पकड़ा। तो हम इस स्थिति में डॉक्यूमेंट्स के आधार पर एल1 के पेपर को रद्द नहीं कर सकते। उसके बाद में फिर अपना नंबर आता है। आज तनवीर जी ने जो हमने 4 महीनों में जो पूरी बातें बताई थी, वो सारी की सारी बातें आज जज साहब को बोल दी। एक भी बात नहीं छोड़ी उन्होंने। लेकिन सबसे मोटी बात ये है कि सरकार अपने फेवर में नहीं है। वो नहीं चाहती कि रेट बहाल हो। और सरकार पर हमने जो प्रेशर बनाया था, वो प्रेशर सेटिंग से नहीं बना पाई है। आज ऐसे लग रहा था कि जैसे जज को किसी ने सिखा कर भेजा हो कि इसको बहाल नहीं करवानी। तो जज साहब तनवीर जी की बात को इग्नोर कर रहे थे बार 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 बार। तो फिर भी उसके बावजूद भी मैं अंतरात्मा से कहता हूँ कि आज तनवीर जी ने पूरी की पूरी वो बात जज साहब को रख दी। जज साहब ने इग्नोर किया काफ़ी बार, फिर भी तनवीर जी बोले गए। मतलब कि इतनी स्पीड में, इतने बड़े तरीके से अपनी बात को रखा कि वास्तव में इतने सारे वकील थे ना, वो भी अपनी बात को नहीं रख पाए। तनवीर जी ने बहुत शानदार तरीके से आज कार्य किया। मैं उसके लिए मैं अपने वकील जी को, तनवीर जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर आपने आज बहुत अच्छा कार्य किया अपनी जगह पर रहकर। तनवीर जी ने ये कहा, अब सुनो। वकील साहब ने ये कहा कि सर जब 71 जनों को एसओजी पकड़ चुकी है, तो 71 को बाहर करो, तो बाकियों को जो लाखों स्टूडेंट ने जो एग्ज़ाम दिए है, जो उनके चलते जो कि भर्ती रद्द हुई है, उसको बहाल करो। तो उसी टाइम पर जज साहब ने क्या कहा, देखो तनवीर जी, आजकल इंटरनेट का ज़माना है। 71 जनों को तो एसओजी ने पकड़ा है, लेकिन इंटरनेट का ज़माना होने के कारण व्हाट्सएप पर पेपर 5 मिनट में कहाँ से कहाँ तक पहुँचाता है, ये चीज़ तो आप भी जानते हो। तो इस प्रकार से घुमा दिया जज साहब ने इन बातों को। उसके बाद में फिर तनवीर जी ने बोला कि सर, जहाँ पर लाखों स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में बैठते हैं, वहाँ पर पेपर को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। तो बोले कि कैंसिलेशन तो सरकार ने किया है, सरकार का फैसला ये तो इसमें क्या कर सकते हैं? तो कुछ नहीं कर सकते इसमें तो तनवीर जी ने बोला कि जहाँ पर लाखों अभ्यर्थी बैठते हैं, वहाँ पर कुछ बच्चों की वजह से पेपर को रद्द नहीं किया जा सकता। इसी बात पर जज साहब ने इग्नोर कर दिया और तनवीर जी की बात को काट दिया। फिर तनवीर जी ने बोला कि या तो बच्चों की जो एग्ज़ाम है 24 तारीख को एग्ज़ाम हो रही है, पात्रता एग्ज़ाम नहीं होनी चाहिए, उससे पहले स्टे लगाओ। स्टे की भी बात कर ली और परीक्षा पैटर्न पर भी चेंज कर ली, परीक्षा पैटर्न पर भी बात कर ली तनवीर जी ने। तो जज साहब ने बोला कि एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार गवर्नमेंट चाहे जितनी पात्रता एग्ज़ाम करा सकती है, इसलिए
पात्रता एग्ज़ाम तो होकर रहेगी। पात्रता एग्ज़ाम पर आप स्टे नहीं ला सकते। अगर स्टे लाना है तो फिर मेन एग्ज़ाम पर आप स्टे ला सकते हो। तो फिर उन्होंने 25 तारीख डेट फिक्स की, क्योंकि जज साहब को तो पता था कि अपने को करना क्या है। उनको पता था कि बाल तो करनी नहीं है और सरकार बोल देगी भाई हमने तो एग्ज़ाम करवाई दी। उसके बाद में फिर 25 तारीख फाइनल कर दी। फिर अपने वकील साहब बढ़ गए, नहीं सर 25 तारीख नहीं, 1 सप्ताह का टाइम दीजिए, 1 सप्ताह के अंदर अंदर मामला फिनिश होना चाहिए। इतनी तो एग्ज़ाम ही हो जाएगी बच्चों की, फिर बच्चे कहाँ जाएंगे फिर। तो जज साहब ने बोला कि देखो तनवीर जी, जो भी और भी मामले चल रहे हैं उन मामलों में कुछ में रिप्लाई आना बाकी है, और जो भी मैटर है वो आप 10-12 दिन में सल्टा लीजिए और 25 तारीख फाइनल की जाती है। उसके बाद में फिर जज साहब ने ये कहा कि कौन कौन सी फाइल में अभी तक रिप्लाई नहीं आया। तो अपने तनवीर जी ने बोला कि रविंद्र, रितु और एक अंकित वाली फ़ाइल में अब तक गवर्नमेंट ने रिप्लाई नहीं किया। तब वहाँ पर सिंघवी जी ने बोला कि हमने रिप्लाई दे दिया है, लेकिन अनिमोकिन दिया है, जो कि सिंगल याचिका लगा रखी है। तो तुरंत प्रभाव से जज साहब ने 3 दिन का टाइम दिया है कि 3 दिन में रविंद्र, रितु वाली फ़ाइल में सरकार के द्वारा जवाब पेश हो जाना चाहिए। 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि 3 दिन में सरकार का जवाब पेश हो जाना चाहिए। तो वहाँ पर विज्ञान शाह जी ने और सिंघवी जी ने बोला और CL सिंह जी ने बोला कि हाँ हम जवाब पेश करवा देंगे 3 दिन में। तो ठीक है दोस्तों, जवाब भी पेश हो जाएगा। SOG की रिपोर्ट फाइनल हो चुकी है, और जो भी बातें बोली एक प्रकार से तनवीर जी ने मेरी आत्मा को आज झकझोर दिया कि इतनी तरीके से, इतनी बढ़िया तरीके से सारी बातें रखती, कहीं पर भी नहीं रुकी। बार बार में जज साहब बातों को काट रहे थे, फिर भी उन्होंने अपनी बात बड़ी मजबूती के साथ में रखी। तो तनवीर जी ने आज जो काम किया है बहुत ही शानदार काम किया है, बहुत ही बढ़िया काम किया है। अब आगे जो भी कुछ होगा वो 25 तारीख को होगा, और जज साहब ने 25 तारीख फाइनल फैसला बोल दिया है कि 25 को फाइनल फैसला हो जाएगा। कारणवश नहीं हो सका तो 26-27 को कंटिन्यू 2-3 दिन में फाइनल फैसला हो जाएगा। अब देख लो, मैं अंतिम निष्कर्ष पर यही पहुंचता हूं कि वकील जी ने अपना काम बहुत ही बढ़िया बखूबी से किया है, बहुत ही शानदार तरीके से अपने पक्ष मजबूत रख दिया, उनकी कोई गलती नहीं। SOG ने अपनी रिपोर्ट फाइनल पेश कर दी 31 होने की, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत आती है, सरकार नहीं चाहती कि अपनी भर्ती वो बहाल हो, तो इसके लिए अपन आज तक सरकार पर अच्छी तरीके से प्रेशर नहीं बना सके। जिन लोगों के अच्छे नंबर हैं, 140 पर नंबर हैं, उन लोगों ने आज तक जयपुर में आकर शक्ल नहीं दिखाई और आज तक केस के बारे में नहीं पूछा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब पता नहीं उन्होंने पेपर लिया है क्या लिया है, जो भी है मैं इस बात पर चर्चा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन खास अगर 2-3 हज़ार बच्चे भी अगर जयपुर आ जाते, बड़ा हंगामा कर देते, आंदोलन कर देते, किरोड़े के खिलाफ कुछ बोलते, बीजेपी के लिए कुछ बोलते, तो आज जो केस का रिजल्ट है ना, वो जज साहब सुनने को तैयार नहीं है कि वकील साहब क्या कहना चाह रहे हैं, तनवीर जी क्या कहना चाह रहे हैं। इतने सारे वकीलों में जज साहब ने अपने तनवीर जी का नाम लिया है। देखो तनवीर जी, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, व्हाट्सएप पर 5 मिनट में पता नहीं पेपर कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है, आप इस चीज़ को जानते हो। तो इसका मतलब ये है कि ये मामला जज साहब के बिल्कुल संज्ञान में है और उनको पता भी है कि क्या करना है क्या नहीं। तो इसकी जो नाकामी है वो हम सब की गलती है कि हम सरकार पर प्रेशर नहीं बना पाए। लेकिन आज का जो ये रिज़ल्ट निकला है, इस रिज़ल्ट में सबसे ज़्यादा दुखी मैं खुद हूँ, क्योंकि 4 साल की वो मेहनत है और 4 महीने की ये मेहनत। आप लोगों ने पढ़ाई तो कर ली कम से कम, मैंने तो वो पढ़ाई भी नहीं की। पढ़ाई तो मैं कल से चालू करूँगा दोस्तों। तो मैं बिल्कुल आज मेरा उदासी छाई हुई है, ये आप पहचान सकते हो, जान सकते हो। लेकिन अपना जो ये ग्रुप है, ये ग्रुप मेरे लिए एक परिवार बन चुका है। मेरे लिए ग्रुप परिवार की तरह है, मैं इस ग्रुप के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकता। तो अंत में ये कहना चाहूँगा कि जो भी लोग रीट के स्टूडेंट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो मुझसे जुड़े हुए हैं, ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी रीट वाले के लिए जो भी चाहे आर्थिक सहयोग किया हो, चाहे तो हमारे को पॉजिटिव एनर्जी देने का कार्य किया हो, और या फिर अन्य तरीके से किसी भी प्रकार का सहयोग किया हो, मैं आपका जो ये एहसानमंद है वो ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा दोस्तों। तो अब आप भी पढ़ाई करो और मैं भी कल से पढ़ाई करता हूँ। अब आगे जो भी होगा आप ईश्वर का नाम लो। अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है।
अब आप समझ ही चुके हैं कि मैं इतनी सारी बातों में क्या कह चुका हूँ। ऐसे लग रहा है कि आज पता नहीं बहुत सारे दोस्तों का साथ छूट रहा हूँ, लेकिन मैं कहना चाहूँगा ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो। दुखी तो सभी हैं, लेकिन दोस्तों सभी ने पढ़ाई भी कर ली और ये मान चुके हैं कि मेरी पात्रता हो जाएगी, लेकिन दोस्तों मुझे विश्वास नहीं कि मेरी पात्रता भी होगी। पता नहीं आगे रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा। दोस्तों मेरी तरफ से अगर कोई भी कमी रह गई हो या फिर मेरी भी टीम की तरफ से कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ करना। मैं और अपनी मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बता देता हूँ कि आप ज़िंदगी में एक अच्छी मेहनत करके अच्छा प्रयास से और ज़िंदगी में जो भी लगो आप बहुत अच्छा कार्य करो। मैं भगवान से हमेशा यही उम्मीद रखूँगा आपके लिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद जय भारत।